हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग उत्तराखंड वन लाइनर सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने जो इससे संबंधित इसमें मतलब इसका विषय सूची दे रखी थी उसको देखा था। ठीक है, तो आज से हमने इस वीडियो को दिया है आपको। तो आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड राज्य की स्थिति और राज्य प्रतीक चिन्ह जो हैं, जैसे हमारा राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, राज्य वृक्ष है, राज्य ढोल है, राज्य तितली है, ठीक है, उन सभी को जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूरी बनते हैं। ठीक है, आपको राज्य के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज इसमें मैं आपको जो वन लाइनर बुक है ना, ये सैम्बाल जी वाली, नीरज सैम्बाल जी की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें 23,000 से प्लस क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज देखिए, इस तरह से ये पहली वीडियो है। अगर कोई अगर नया बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है लेखपाल वाली, ठीक है, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस वाला, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो ये सीरीज़ उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड जी के एकदम स्टार्टिंग शुरू से हम लोग कराएंगे। ठीक है, और लास्ट तक जाएंगे। गाइज अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज इसमें देखेंगे हम लोग उत्तराखंड राज्य की स्थिति। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तराखंड है उसके पूरब में कौन सा जिला स्थित है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। तो देखिए, पूरब में है पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़ है। ठीक है, उत्तर में बात करें हम लोग तो उत्तर में है उत्तरकाशी। उत्तर से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, दक्षिण में है उधम सिंह नगर और पश्चिम में है देहरादून। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है ये 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और 2 बार ये क्वेश्चन भी पूछ भी रखा है। उसके अलावा नॉर्मली क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, और ये भारतीय गणतंत्र का यानी भारत का कौन सा राज्य बना था? 27वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था गाइस? ये 27वां राज्य बना था। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। कौन से नंबर का है? ये 11वें नंबर का है। कौन से नंबर का है गाइस? ये 11वें नंबर का है। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था। ठीक है, लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1 अगस्त 2000 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 2000 को। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, आप उसको याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य विधेयक था वो लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था, तो आप याद रखेंगे 27 जुलाई को। ठीक है, 27 जुलाई 2000 को जो है उत्तर प्रदेश राज्य विधेयक जो था, जो उत्तराखंड गठन के लिए बना था, ठीक है, वो 27 जुलाई 2000 को जो है वो किस में वो प्रस्तुत हुआ था? लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। और लोकसभा ने उसको पारित कब करा था? 1 अगस्त 2000 को। और उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 10 अगस्त 2000 को। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण की स्वीकृति कब मिली थी, तो 28 अगस्त 2000 को। ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा बात करें कि राज्य का नाम, ठीक है, देखिए राज्य का नाम 31/12/2006 तक, ठीक है, ये उत्तरांचल था। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2006 तक जो है राज्य का नाम उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड। क्या कर दिया गया था गाइस? उत्तराखंड कर दिया गया था। अगर राजधानी की बात करें तो देहरादून है। कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, और दूसरी राजधानी कहाँ पर है? गैरसैंण चमोली में। उसको भी आप याद रखेंगे। राजकीय भाषा की हम लोग बात करें तो देखिए, प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा है संस्कृत। इसको कब अपनाया गया था? जनवरी 2010 को। ही काफ़ी महत्वपूर्ण पूछ लेता है कि उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, उसको कब अपनाया गया था, तो जनवरी 2010 को अपनाया गया था। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें राज्य प्रतीक चिन्ह की। ठीक है, राज्य प्रतीक चिन्ह की, तो एक क्वेश्चन आता है कि राज्य के प्रतीक चिन्हों को कब अपनाया गया था। ठीक है, या निर्धारण कब हुआ था, तो 2001 में। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे आप। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो राज के चिन्ह होता है, ठीक है, राज के चिन्ह जो होता है ये शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखलाता है। ठीक है, राज के चिन्ह जो होता है। अब देखिए, इस चिन्ह में जो है, ठीक है, इस चिन्ह में क्या है? एक गोलाकार मुद्रा है। ठीक है, गोलाकार मुद्रा में जो है 3
पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है। उसके नीचे गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, चारों नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए। गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, इनकी 4 लहरें जो हैं अंकित है, और बीच की चोटी में जो है अशोक की लाट अंकित है, ठीक है। अशोक की लाट जो है अंकित है, और अशोक के लाट के नीचे किसमें आप याद रखेंगे, मुंडको उपनिषद में, ठीक है। मुंडको उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है गाइज, सत्यमेव जयते जो है लिखा हुआ है। पूछ लेता है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। अगला हो जाएगा देखिए राज्य पशु, ठीक है। राज्य पशु की बात करें हम लोग तो देखिए राज्य पशु कौन सा है, तो ये है हमारा कस्तूरी मृग। कौन सा है, कस्तूरी मृग है। अब देखिए सबसे पहले बात आती है कि ये किस ऊंचाई पर जो है पाया जाता है। कई बार पूछा गया है कि कस्तूरी मृग जो किस ऊंचाई पर पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है, मतलब इसके बीच में जो है ये पाया जाता है। अब ये देखिए पिथौरागढ़, फूलों की घाटी, केदारनाथ, इन जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। इन जगहों पर जो है ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कस्तूरी मृग बहुतायत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे केदारनाथ, ठीक है, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, इसमें एक ऑप्शन और आप याद रखो उत्तरकाशी, ठीक है। इन सभी जगह जो है ये पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मास्कस काइसोगोस्टर। क्या है, मास्कस काइसोगोस्टर। अब इसका अन्य नाम अगर पूछ लेता आपसे तो हिमालय मस्क डियर। क्या नाम है इसका, हिमालय मस्क डियर है, ठीक है। अब देखिए इसका रंग पूछता है तो रंग इसका है भूरा। कैसा होता है इसका रंग, भूरा होता है। और देखिए कस्तूरी नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी जो होता है वो नर मृग में पाया जाता है। एक सुगंधित, मतलब बेहद सुगंधित एक कहते हैं तत्व होता है उसको, ठीक है। एक काफ़ी जो रासायनिक होता है ना, रासायनिक तत्व होता है इसका, रासायनिक तत्व होता है वो काफ़ी, उसमें इतनी खुशबू होती है, हद से ज़्यादा खुशबू होती है उसमें, ठीक है। तो कस्तूरी जो है नर मृग में पाई जाती है और एक बार में 30 से 45 ग्राम तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 30 से 45 ग्राम पाई जाती है, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये हर 3-3 वर्ष में निकाली जाती है। कितने कितने वर्ष में निकाली जाती है, 3-3 वर्ष में जो है ये निकाली जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चमोली केदारनाथ वन्यजीव प्रकार के अंतर्गत, ठीक है, कस्तूरी मृग विहार काफ़ी बार पूछ रखा है, इसको कब जो है स्थापित किया था, तो 1972 में। इसका आप क्षेत्रफल जरूर याद रखना, 967.2 वर्ग मीटर, ठीक है, 967.2 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। 1977 में देखिए इससे संबंधित मैरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पिथौरागढ़ अस्कोट अभ्यारण्य, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कांचुला खर्क, ठीक है, कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी, और ये क्वेश्चन कई बार किया गया है, इस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 1982 में चमोली में, ठीक है। अब देखिए कुछ इस यहाँ से मैं बता दूँ आपको, ये कस्तूरी मृग से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हुए हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग से काफ़ी क्वेश्चन बन भी जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं, तो आप याद रखेंगे 4 प्रजाति पाई जाती हैं। कितनी प्रजाति पाई जाती हैं कस्तूरी मृग की, 4 प्रजाति पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कस्तूरी मृग जो है किस परिवार का या किस कुल का है, अगर आपसे कुल पूछता है कि किस कुल का है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे अंगुलोटा, ठीक है, अंगुलोटा कुल का है ये। अगर आपसे पूछता है किस परिवार का है, ठीक है, किस परिवार का है, तो मोसीडे परिवार का है ये। किस परिवार का है ये, मोसीडे परिवार का है। कुल आपसे पूछता है तो अंगुलोटा कुल, और परिवार पूछता है तो मोसीडे परिवार का है ये, ठीक है। उसके अलावा देखिए कस्तूरी मृग जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है ये, ठीक है, कश्मीर में पाया जाता है। अब देखिए कस्तूरी मृग के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ विशेषता मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कस्तूरी मृग का रंग भूरा होता है, लेकिन उस पर किस तरह के धब्बे होते हैं, काले और पीले रंग के धब्बे होते हैं। किस तरह के होते हैं, काले और पीले रंग के जो है धब्बे पाए जाते हैं। देखिए कस्तूरी मृग में जो 4 खुर हैं, 2 बाहर निकले हुए दांत होते हैं, जैसे इसका ये फेस होता है ना, यहाँ पे ये फेस होता है, तो इसके इस तरह से 2 नुकीले दांत निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये दांत इसकी सुरक्षा के लिए होते हैं, ठीक है, किसके लिए होते हैं, ये इसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर आपसे ऊंचाई पूछता है कस्तूरी मृग की, तो ये आप याद रखेंगे कितनी होती है, 20 इंच। कितनी होती है गाइज, 20 इंच जो है इसकी ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे।
कस्तूरी मृग में गाइज सींग नहीं होते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग में जो है सींग नहीं होते हैं गाइज, तो इसको आप याद रखेंगे, कस्तूरी मृग में जो है सींग नहीं होते हैं। और आत्मरक्षा के लिए जो इसमें 2 नुकीले दांत होते हैं ना, ये इनसे अपनी ये रक्षा करता है, ठीक है। अब देखिए कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि यह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, ठीक है। जहाँ पे ये रहता है उस स्थान को ये नहीं छोड़ता है। इसको जुगाली करने वाला, याद रखेंगे, इसको जुगाली करने वाला, ठीक है, जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। उसकी जो सूंघने की शक्ति होती है ना गाइज, वो काफ़ी तीक्ष्ण होती है, ठीक है। कस्तूरी मृग की जो सूंघने की शक्ति होती है ना, वो काफ़ी तीक्ष्ण होती है। और लगभग इसकी औसत आयु जो होती है, मतलब औसत जो आयु होती है इसकी जीवन काल की, वो कितनी होती है? 20 वर्ष। कितनी होती है? 20 वर्ष। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि देखिए आयोग काफ़ी डीपली पूछ रहा है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। और जो मादा कस्तूरी होती है, ठीक है, मादा कस्तूरी जो होती है, वो उसकी गर्भ धारण की जो अवधि होती है, ठीक है, गर्भ धारण की जो अवधि होती है वो 6 माह होती है। कितनी होती है गाइज? 6 माह होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कस्तूरी मृग है उसका मुख्य भोजन क्या है, ठीक है, कस्तूरी मृग का जो है मुख्य भोजन क्या है, तो आप याद रखेंगे केदार पाती है। क्या है? केदार पाती है, इस बात को आप याद रखेंगे। और जो कस्तूरी नर मृग से निकाली जाती है तो इसके गुदे में स्थित एक ग्रंथि होती है, ठीक है, इसके जो नीचे का हिस्सा होता है उसको आप टूड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये निकाला जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया था ये 3 वर्ष में के अंतराल में निकाला जाता है। कितना? 30 से 45 ग्राम तक, ठीक है, 3 से 45 ग्राम तक। और कस्तूरी 3 प्रकार की होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। कस्तूरी जो होती है गाइज, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब मैं आपको बता दूँ, पूछ लेगा कि जो नेपाल की कस्तूरी होती है, नेपाल की कस्तूरी, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है गाइज कपिल कस्तूरी। क्या कहा जाता है? कपिल कस्तूरी। अगर आपसे पूछ ले कि कश्मीर की जो कस्तूरी होती है, कश्मीर की, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पिंगल कस्तूरी। क्या कहा जाता है उसको? पिंगल कस्तूरी। अगर आपसे पूछ लेता है सिक्किम की जो कस्तूरी होती है, सिक्किम की, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कृष्ण। क्या कहा जाता है उसको? कृष्ण कहा जाता है। अब देखिए जो कस्तूरी होती है, सुगंधित कस्तूरी, उसका औषधि उद्योग काफ़ी, मतलब औषधि जो होती है, औषधि के रूप में उसको काफ़ी प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया किस किस में प्रयोग किया जाता है, तो एक तो होता है देखिए दमा में प्रयोग किया जाता है इसको, ठीक है, मृगी में प्रयोग किया जाता है, हृदय में प्रयोग किया जाता है इसको, ठीक है, काफ़ी रोगों में जो है इसको प्रयोग किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है कि इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि कस्तूरी मृग का रासायनिक नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे मिथाइल, ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछ सकता है मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल, ठीक है, पेंटाडेकानॉल। तो मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। तो गाइज ये कस्तूरी मृग के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि यहाँ से इसके अलावा देखिए कोई जानकारी छुटी नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, राज्य पक्षी की सॉरी गाइज। तो राज्य पक्षी की हम लोग बात करते हैं, तो राज्य पक्षी हमारा कौन सा है, तो ये है मोनाल। क्या है? मोनाल। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है? हिमालय का मयूर, ठीक है, हिमालय के मयूर नाम से जो है ये प्रसिद्ध है और इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया है मोनाल को। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मोनाल जो है किस ऊंचाई पर पाया जाता है, तो मोनाल देखिए 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लोफोफोरस इम्पीजेनस। क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस जो है इसका नाम है, ठीक है, क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस जो है इसका नाम है। और यहाँ से देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है मोनाल का वैज्ञानिक नाम के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है, ठीक है, तो मोनाल का अन्य नाम है मनियाल या इसको मुनाल भी कहते हैं। अब देखिए जो इसमें नर जाति का होता है उसको डफिया कहते हैं और जो मादा जाति का होता है उसको मोनाल कहते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि राज्य का पक्षी मोनाल जो है वो किस जाति का है, मादा जाति का है या नर जाति का है, तो ये मादा जाति का है, इसको आप याद रखेंगे। इसका प्रयोग देखिए शिकार, मांस और खाल के लिए भी किया जाता है, ठीक है, किसके लिए किया जाता है? शिकार, मांस और खाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपसे अगर पूछ लेगा क्वेश्चन, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मोनाल के बारे में। अगर आपसे पूछ लेगा कि कश्मीर में मोनाल को किस नाम से जाना जाता है, कश्मीर में अगर पूछ लेगा आपसे कश्मीर में मोनाल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको कश्मीर में कहते हैं सुनाल। क्या कहते हैं इसको? सुनाल। अगर पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको, तो नीले गुरु। क्या कहते हैं इसको? नीले गुरु कहा जाता है। और पूछ लेगा आपसे सिक्किम में क्या कहा जाता है मोनाल को, तो आप याद रखेंगे सिक्किम में कहा जाता है चामदोंग।
क्या कहा जाता है, चामदोंग जो है सिक्किम में कहा जाता है। तो कश्मीर में मोनाल को सोनाल, हिमाचल प्रदेश में नीलेगुरु और सिक्किम में क्या कहा जाता है, इसको चामदोंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है, याद रखेंगे डफिया जो है ये डफिया, ठीक है, डफिया ये मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। और मोनाल के लिए देखिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है, इसको ये आप याद रखेंगे। जो हमारे पड़ोसी देश है भूटान, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा कि भूटान में इसको क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे भूटान में इसको कहा जाता है बुप। क्या कहा जाता है, इसको बुप कहा जाता है। और आपसे पूछ लेगा कि नेपाल में क्या कहा जाता है इसको, नेपाल में, तो आप याद रखेंगे नेपाल में इसको डंगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा देखिए मोनाल पक्षी जो मिलता है ये असम में भी मिलता है, ठीक है, कश्मीर में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, सिक्किम में मिलता है, नेपाल में मिलता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसकी विशेषता के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जो इसकी विशेषता होती है ना मोनाल की, उसकी विशेषता के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं। अगर आपसे इसकी विशेषता पूछता है तो देखिए, अगर पूछता है आपसे कि इसका घोंसला होता है, ठीक है, तो इसका घोंसला नहीं होता है, ठीक है, इसका घोंसला नहीं होता है। जो नर जो नर मोनाल होता है, ठीक है, उसका जो सर होता है उस पर मोर जो होता है ना, मोर, उसके भांति एक कलगी होती है, ठीक है, उसके भांति एक जो है कलगी होती है। और देखिए मोनाल पक्षी जो प्रजनन करता है, प्रजनन, ठीक है, ये 2 बार करता है, ठीक है, ये वर्ष में 2 बार जो है प्रजनन करता है। और पूछता है आपसे, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, प्रिय भोजन क्या है, तो ये है आलू। क्या है, आलू। इसलिए पहाड़ पे सबसे ज़्यादा आलू की फसल को यही नुकसान पहुंचाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि जो मोनाल है इसको अत्यधिक शिकार करने लगे थे लोग, ठीक है, इसका शिकार करने लगे थे, मांस और खाल के लिए सबसे ज़्यादा इसका शिकार करने लगे थे, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम, याद रखेंगे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, 1972 के तहत जो है मोनाल को क्या करा गया था, संरक्षित करा गया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बुक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखो। और जो चीज़ आपको नोट करनी है उसको आप नोट कर लेना। इसकी PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर ये आपको PDF फ्री में मिल जाएगी। अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पाए जाते हैं राज्य में, सर्वाधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछता है कि राज्य में सर्वाधिक, ठीक है, मोनाल जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे केदार घाटी में। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये केदार घाटी में सबसे ज़्यादा जो है ये पाए जाते हैं। अब देखिए राज्य के जो वन्य जीव संरक्षण बोर्ड है उसने पहली बार, ठीक है, 2008 में, ठीक है, 2008 में जो है मोनाल की गणना की थी, ठीक है, मोनाल की गणना की गई थी। और 2008 तक राज्य में कुल जो मोनाल थे उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 919। कितनी हो गई थी गाइस, 919। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं राज्य वृक्ष के बारे में, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। राज्य वृक्ष क्या है हमारा, बुरांश। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका वनस्पतिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम जो है इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम है। अब ये किस ऊंचाई पर जो है मिलता है, ठीक है, किस ऊंचाई पर जो है ये मिलता है, तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ब्रांच के में जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं। अब ब्रांच के पौधे की जो ऊंचाई होती है देखिए 20 से 25 फीट होती है। कितनी होती है, 20 से 25 फीट होती है। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला कि बुरांश के अवैध कटान को रोकने के लिए वन अधिनियम 1974 के तहत जो है इसको संरक्षित किया गया था। और ये एक बार UKSSC ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि बुरांश किस तरह का वृक्ष है, तो सदाबहार पर्वतीय वृक्ष होता है। कैसा होता है, सदाबहार पर्वतीय वृक्ष होता है। और ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिन पर UKSSC काम कर रहा है आजकल, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट को जो है वो काफ़ी पूछ रहा है। अब देखिए इसके जो फूल होते हैं उनके खिलने का समय क्या है, फरवरी से अप्रैल के मध्य जो है ये खिलते हैं। कब खिलते हैं, फरवरी से अप्रैल के मध्य जो है ये खिलते हैं। अब देखिए यहाँ से इसके बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ बुरांश के बारे में। बुरांश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान लीजिए जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछता है कि बुरांश किस कुल का है, ठीक है, अगर पूछ लेता है बुरांश जो है किस कुल का है, तो एरेकेसई, ठीक है, नाम आप याद रखेंगे, एरीकेसई कुल का है, एरीकेसी कुल का जो है ये वृक्ष है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, HP जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो है क्या कहा जाता है इसको, बुरांशो। क्या कहा जाता है इसको, बुरांशो कहा जाता है। क्योंकि पूछ भी सकता है, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश हमारे राज्य से सीमा बनाता, उत्तर प्रदेश भी बनाता, तो उत्तर प्रदेश से या हिमाचल प्रदेश से संबंधित ये क्वेश्चन
पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए जो बुरांस है, बुरांस, ठीक है, याद रखेंगे बुरांस जो है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस जो है ना, ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है और बुरांस को क्या कहा जाता है वहाँ पे, गुरांस, क्या कहा जाता है गाइज, इसको वहाँ पे गुरांस कहा जाता है। उसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, यहाँ का भी जो है राज्य पुष्प है। क्या है ये, राज्य पुष्प है। अगर आपसे पूछ लेता है मेघालय, ठीक है, अगर पूछ लेता है आपसे मेघालय कि मेघालय में बुरांस को क्या कहा जाता है, तो तिनशो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तिनशो कहा जाता है। और देखिए भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 87, ठीक है, 87 प्रजाति जो है इसकी पाई जाती हैं। और देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सर्वप्रथम बुरांस की किस प्रजाति की खोज की थी, तो आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम बुरांस की किस प्रजाति की खोज की थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे रोडो, ठीक है, रोडोडेंड्रोन, ठीक है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, ठीक है, इस प्रजाति की खोज की थी। कहाँ पर की थी, आप याद रखेंगे श्रीनगर जम्मू में। कहाँ पर की गई थी, श्रीनगर जम्मू में की गई थी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे यहाँ से पूछ सकता है कि बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। ठीक है, क्या कैसा होता है, चटक लाल, आपने देख भी रखा होगा, चटक लाल होता है इसके फूलों का रंग। ठीक है, अब देखिए जब ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो है इसका रंग जो हो जाता है फूलों का, वो कैसा हो जाता है, सफ़ेद। ठीक है, कैसा हो जाता है, सफ़ेद। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बुरांस के पुष्प में क्या पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे मीथेनॉल। क्या पाया जाता है, मीथेनॉल जो है वो पाया जाता है, जो किस में फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ में। किस चीज़ में फ़ायदा करता है गाइस, ये डायबिटीज़ में जो फ़ायदा करता है। बस इसको यही याद रखना कि इसको संरक्षित कब किया गया था, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेना। बुरांस को जो है कब संरक्षित किया गया था, तो 1974 में जो है इसको संरक्षित किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म कमल के बारे में। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को आप गाइस हल्के में ना लें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्म कमल की हम लोग बात करें तो देखिए ब्रह्म कमल के सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, सोसूरिया अबबेलेटा। क्या है, सोसूरिया अबबेलेटा। जो उत्तराखंड के जितने भी चिन्ह हैं ना, उनके आपको नाम के साथ साथ वैज्ञानिक नाम जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाम ना पूछ के वो वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है और काफ़ी कन्फ्यूज होता है। ठीक है, अब देखिए राज्य पुष्प ब्रह्म कमल जो है 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, कितने से, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। अब देखिए जुलाई से सितंबर तक का समय होता है इसके खिलने का। ठीक है, क्या होता है, जुलाई से सितंबर तक। अगर आपसे पूछ लेता है ये किस कुल का है, तो एस्टेरेसी कुल का जो है ये पौधा है। ये 70 से 80 सेंटीमीटर तक होता है। अब देखो उत्तराखंड में कई बार क्वेश्चन पूछ रहेगा कि उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं, 24 प्रजातियां, और विश्व में कितनी हैं, 210 इसकी प्रजातियां हैं। स्थानीय भाषा में इसको कोलपदम कहते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, कोलपदम जो है कहा जाता है। महाभारत में से सौगंधित पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, सौगंधित पुष्प कहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैं आपको ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग राज्यवाद्यंत्र, पहले मैं आपको इसके बारे में ब्रह्म कमल के बारे में थोड़ी बातें बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बन भी रखे हैं। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन बन भी रखे हैं। देखिए जो हिमाचल प्रदेश है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, दूधा फूल। क्या कहा जाता है इसको, दूधा फूल कहा जाता है। और जो कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर में जो है ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, गलगल। क्या कहा जाता है गाइस, इसको गलगल कहा जाता है। देखिए ब्रह्म कमल जो है राज्य के कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो फूलों की घाटी में। ठीक है, फूलों की घाटी में पाया जाता है, केदारनाथ में पाया जाता है, जो पिंडारी हिमनद है, ठीक है, पिंडारी हिमनद, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये जो है पाया जाता है। अब देखिए ब्रह्म कमल जो है, ठीक है, ब्रह्म कमल जो है ये नंदा देवी का प्रिय पुष्प है। याद रखेंगे ये नंदा देवी का प्रिय पुष्प है। और जो नंदा अष्टमी है, नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का काफ़ी महत्व है। यहाँ से एक क्वेश्चन और एक पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, अगर आपसे पूछता है कि हिमालय, ठीक है, हिमालय पुष्पों का सम्राट, अगर क्वेश्चन आपसे करता है हिमालय पुष्पों का सम्राट किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ब्रह्म कमल को कहा जाता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए ब्रह्म कमल बैगनी रंग के होते हैं गाइस, याद रखेंगे किस रंग के होते हैं, बैगनी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, ये बैगनी रंग के होते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और याद रखेंगे अर्धरात्रि में ही खिलते हैं। कब खिलते हैं ये, अर्धरात्रि में ही जो है ये
खिलते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ब्रह्म कमल जो है किस लिए यूज़ होता है, तो आप याद रखेंगे जो हड्डी उपचार होता है ना, हड्डी टूट जाती है, उसके उपचार में जो है इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि राज्य वाद्य यंत्र हमारा कौन सा है, ठीक है, देखिए काफ़ी बार ये पूछा गया कि इसको कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 2015 में जो है ढोल को अपनाया गया था, ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र के रूप में। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। उसके अलावा आपको याद रखना है जो राज्य खेल है ये फुटबॉल है। ठीक है, कब है ये? फुटबॉल है। तो देखिए पैरों से खेला जाता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको 2011। ठीक है, राज्य तितली की बात करें तो ये कौन सी है? कॉमन पिकॉक है, इसको 2016 में अपनाया गया था। राज्य गीत की हम लोग बात करें तो राज्य गीत देखिए हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था फरवरी 2016 में। ठीक है, क्या है? उत्तराखंड देवभूमि सशस्त्र वंदना। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राज्य में कितने दिन का जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये 46 दिन का लगा था। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 के तहत। तो फुल डेट पे आप याद रखेंगे 27 मार्च से ये 11 मई 2016 तक लगा था। ठीक है, अब काफ़ी बुक में 12 मई भी दे रखा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 153 के द्वारा। अब राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है राज्य में विधानमंडल है तो ये एक सदनात्मक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, यहाँ पे केवल विधानसभा है, विधानमंडल नहीं है। तो प्रथम विधानसभा भवन कहाँ पर है? देहरादून में। और द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ पर है? वाराणसी गैरसैंण में। जो गैरसैंण कहाँ पर है? चमोली में। विधानसभा का जो गठन हुआ था ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था 30 सदस्यों के साथ। अब यहाँ पे एक बात और याद रखो, इससे पहले यहाँ पे कितने मतलब विधानसभा सदस्य थे? तो 22 थे। और ये क्वेश्चन भी गाइज कई बार पूछ रखा है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोनों, ये वाले कि प्रथम विधानसभा जो सत्र है वो कब हुआ था? 9 जनवरी 2001 को। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विधानसभा इसने अपना वेबसाइट कब शुरू किया गया था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 मई 2001 को। ठीक है, और ये देश में ऐसा पहला राज्य था जिसने अपने विधानसभा की वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन है देखिए सीटों का जो परिसीमन वो कब संपन्न हुआ था? तो 5 नवंबर 2000 को पहला हुआ था और फरवरी 2008 को जो है वो दूसरा हुआ था। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 विधानसभा सीटें हैं, एक है चक्राता देहरादून में और दूसरी है नानकमत्ता में। और एससी के लिए कितनी है गाइस? एससी के लिए हैं 13। ठीक है, एससी के लिए कितनी है? 13। और कुल जो संरक्षित सीटें हैं वो हैं 15। 13 देखिए एससी की हो गई और 2 जो हैं वो एसटी की हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये आई थी, इसको आप याद रख लेना। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये वाद्य यंत्र जो है, ठीक है, ढोल जो है, इसको किस कमेटी की सिफारिश पर जो है घोषित किया गया था कि राज्य वाद्य यंत्र बनेगा ये? तो ये कमेटी थी भंडारी कमेटी। कौन सी थी? भंडारी कमेटी। तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर जो है, ठीक है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे? हरीश रावत जी। कौन थे गाइज? हरीश रावत थे 2015 में। तो उन्होंने जो है इसे राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। देखिए ढोल जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको तावे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी के खाल लगाकर, ठीक है, याद रखना, बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। और इसमें जो ताल होते हैं वो कितने ताल होते हैं गाइस? 22 तरह के। ठीक है, 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं इससे, आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? अगर क्वेश्चन पूछता है राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, तो आप याद रखेंगे उत्तम दास। कौन है? उत्तम दास है गाइस, इसको आप याद रखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण उत्तराखंड राज्य से संबंधित राज्य चिन्ह और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। तो गाइज कल को हम लोग पढ़ेंगे राज्य में जो प्रथम है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइज इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।